गुड मॉर्निंग सेकंड फर्स्ट ईयर कॉमर्स। ये हम लोगों का इकोनॉमिक्स का पार्ट 25 लेक्चर है। आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज द एम्प्लॉयमेंट। होप आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा बीता होगा एंड आप लोग अच्छा नंबर भी पाओगे। एम्प्लॉयमेंट होता क्या है? बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन है और आप सब जानते हो कि जो हमारी जीविका को चलाने के लिए जो साधन होता है वो दैट इज द एम्प्लॉयमेंट। आप लोगों ने काफी हद तक पढ़ा भी होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत हम उसको लेते हैं जिससे हमको कि जो है हम वो सारी एक्टिविटी थ्रू विच वी अर्न द मनी, दैट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। किसी भी देश की इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री can be determined through so many determinants, and one of the important is the employment proportionate ratio of that country। देश की कितनी जनसंख्या, रोजगार है, या समस्या अगर की बात करें तो प्रॉब्लम दैट इज द अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है। अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट एक देश के जो है इकोनॉमिक डिटरमिनेंट का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। एम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक व्यक्ति की जो है एक आर्थिक ही नहीं सामाजिक पहचान भी बनाती है। आर्थिक जब कोई व्यक्ति कमाता है तो वो सिर्फ अपने परिवार और सबका रोजगार अपने देता ही नहीं, सब कंट्रीब्यूशन ही नहीं करता है एक, बल्कि हमारे जीडीपी में बड़ा भारी योगदान भी करता है उसका इनकम। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कई लोगों ने पूछते भी हैं कि साहब एम्प्लॉयमेंट नॉर्मली हम इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको मानते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी को मानने के पीछे जो आधार है कि जो हम कमाते कितना है। तमाम अर्थशास्त्रियों के बीच में विवाद भी रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों नहीं उसको, क्योंकि एक अगर हम फूल माला लेने जा रहे हैं और मंदिर जा रहे हैं तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि पैसा तो खर्चा हो रहा है। बट यहाँ ध्यान देना चाहिए कि यस इट मे बी ए पॉइंट ऑफ द डिबेट कि इकोनॉमिक एक्टिविटी सिर्फ आमदनी पर होना चाहिए कि खर्चे पर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को ले। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हम बोलना चाहेंगे वो ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी लेने समय जो आय होता है जो हमारे नेशनल इनकम में जुड़ता है हम उसको लेते हैं। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर एक हम लोगों को सावधान में रहना चाहिए कि ऑल दोज इनकम या एम्प्लॉयमेंट विच अर्न द मनी एंड कंट्रीब्यूट द नेशनल इनकम एंड द जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमारा योगदान देता है। अभी मैंने बोला कि एम्प्लॉयमेंट नॉर्मली इट प्रोवाइड द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बट ऑल्सो सोशल प्राइड, सोशल जस्टिस। एक आर्थिक ही नहीं, हम कमाते हैं, अपने परिवार खर्चा चलाते हैं, अपने तमाम जरूरतों को पूरा करते हैं, अपने सपनों को साकार करते हैं। लेकिन एक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट में भाग लेता है, जो कमाता है, सिर्फ वो आर्थिक ही नहीं एक सामाजिक रूप से भी समाज में एक स्थान बनाता है और सर ऊंचा करके चलता है। आज बहुत से लोग होंगे जिनके पास बहुत सी जमीनें हैं, जायदाद है, लेकिन जब कहीं आप उस पर जाते हो, वहां पर बात करते हो, तो हम ये देखते हो कि वो क्या कमा रहा है। बात तो है जायदाद, बाप दादा ने 100 एकड़ 200 एकड़ जमीन आपको छोड़ दिया है, आप जमींदार या किसी तरह काम कर रहे हो, लेकिन आपको गौरवान्वित कब होगे? गौरवान्वित तब होगे आप जब आपको ये लगेगा कि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, हम एक क्या काम करते हैं। मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है। पहली बात तो 2-3 चीजें, जैसे हम लोग आप लोग इकोनॉमिक्स को हो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ओनर एंड एंटरप्रेन्योर। यहां थोड़ा सा हम इससे अलग उठ के बात करेंगे। ओनर क्या होता है? ओनर जैसे लड़का है, पिताजी है, लड़का भी बढ़ गया तो उसने स्टैब्लिश नहीं किया है, उसने पिताजी थे, अब लड़का, फिर उसका लड़का, दे आर द ओनर। बट द पर्सन हु इनिशिएट एंड टेक द रिस्क एंड स्टार्ट द बिजनेस या एक्सपेंड द बिजनेस, दैट इज द एंटरप्रेन्योर। जो प्राइड एक इंटरप्रेन्योर महसूस करेगा, बिकॉज व्हेन यू आर सिंपली द ओनर, you are the owner, you are the master of that business on the basis of the chance. But when you are becoming the entrepreneur, you start the business, expand the business, you are the businessman by choice
and one should feel proud to be the entrepreneur. This is the era of the entrepreneur. रोजगार चाहे वो किसी भी प्रकार का होता है, तो सबसे बड़ी चीज आप कुछ भी हो, जैसे एक एग्जाम्पल हमको अभी भी याद है कि सोनालिका एक ट्रैक्टर आता है, संभवतः यही नाम है सोनालिका, उसके चेयरमैन थे, कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनी है, उसके चेयरमैन के पोता 2014 में वो उनका लड़का ये स्टॉप किया। हम आज भी उसको याद कर रहे हैं, इस समय शायद किसी जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है, क्योंकि वो देखिए आप वो जानते, यहां पर एक चीज आता है बड़ी भारी चीज, कि एक जो सम्मान जो मिलता है जब आप खुद पैसा कमाते हो, तो यहां पर एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक की अपॉर्चुनिटी और इकोनॉमिक सेक्टर की बात नहीं करता है, एक सोशल फैक्टर की भी बात करता है, एक सोशल जस्टिस की बात करता है, क्योंकि सिर्फ जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट अपॉर्चुनिटी क्रिएट द सोशल जस्टिस इन द इकोनॉमी. When we are providing the employment, not only it facilitates to increase the national income and GDP, but also जो GDP में उसी में भाग नहीं ले रहा है, लेकिन जो और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होता है कि नेशनल इनकम GDP, ये तो अपनी जगह सही है, वो सेविंग करता है, और सेविंग करता है, इन्वेस्टमेंट होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है, ये सबसे बड़ी चीज होती है. और जो सबसे अपने पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ा था कि एक व्यक्ति जब इस तरह करता है, वो ट्रेनिंग लेता है, एजुकेशन लेता है, तो वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. तो एक हमने जो बताया कि फिजिकल रिसोर्सेज अब आता है जिसका वो बिजनेसमैन के रूप में प्रयोग करता है, और साथ ही साथ वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में भी योगदान देता है. तो एम्प्लॉयमेंट जो प्रोवाइड किया जाता है वो एक हमारे नेशनल प्राइड होता है और एक व्यक्ति के लिए प्राइड का काम करता है. ठीक है ना. अब एम्प्लॉयमेंट कैसे काम कर रहा है, चाहे कोई व्यक्ति दुकान करता है, कोई इंडस्ट्रीज करता है, कोई स्किल्ड है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, सब है, हर आदमी अपने अपने तरीके से किसी न किसी रोजगार करता है, लेकिन मुद्दा यह है कि वो कमाता है और अपने परिवार का खर्चा चलाता है. ठीक है ना. अब जब जैसे मैंने बोला कि जो व्यक्ति इनकम एम्प्लॉयमेंट है, जो कमा रहा है, उसका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द जीडीपी बहुत ज्यादा. जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. साल भर में इसका तो जब डिटेल इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो सेकंड ईयर में तो आएगा जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जो साल भर में हमारे यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, उसको जो हम एक टर्नओवर और उसके लिए जब हम एक मनी टर्म में हम उसको आंकते हैं, दैट इज द जीडीपी. और जीडीपी जो है वो एक किसी भी देश का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट होता है जिसके आधार पर उस देश के विकास को हम आंकते हैं. ठीक है ना. अब यहां पर एक चीज और बताएंगे आपको कि इसको कुछ बोलने से पहले कि जब जीडीपी के लिए हम लोग बात करते हैं तो एक आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड. मैंने क्लास में बताया था बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है, हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं. वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्यों कैसे करते हैं भाई? वो सामान हमारा एक श्रमिक लेबर बनाता है, हम उसको एक्सेस प्रोडक्शन होता है तो उसको बाहर भेजते हैं, और जो हमारे यहां नहीं बन सकता है, जो जरूरत है, उसको इंपोर्ट करते हैं. व्हेन एक्सपोर्ट इज मोर देन द इंपोर्ट, व्हेन वी कंपेयर द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, दैट इज द बैलेंस ऑफ ट्रेड. When export is more than the import, that is the positive balance of trade, and that is the good for the economy. And if the import is more than the export, that is the negative balance of trade, and that is not good for the economic health of the country. All those persons जो इसमें लेबर के रूप में भाग लेते हैं, सिर्फ लेबर में सिर्फ हम लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, लेबर में सिर्फ श्रमिक जो फिजिकल लेबर होता है वही नहीं होता. ऑल दोज पर्सन, चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, अगर वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है तो वो भी लेबर होता है. चाहे वो हमारा एक दुकानदार हो, चाहे एक स्किल्ड लेबर हो, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर हो, या अनस्किल्ड लेबर जो मजदूर हैं, वो सब अपने अपने तरीके से वहां पर भाग लेते हैं. ठीक है ना. अब किसी भी देश का जो हम बात करते हैं कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है हमारे यहां आज भी, अगर हम बात करें कि देश में जो है कितने परसेंट आबादी, क्या कंट्रीब्यूशन है,
इसमें कुछ हम आपको बताना चाहेंगे कि वर्कर पॉपुलेशन जो आपके सीबीएसई की किताब में दिखाई देगा, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ध्यान दीजिएगा, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्कर अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। मल्टीप्लाई बाय, चूंकि परसेंटेज निकालना, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है ना। यदि किसी भी देश में वर्कर पार्टिसिपेशन रेशियो हाई है, इसका मतलब है कि वहां पर मैक्सिमम लोग एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा से ज्यादा लोग हैं और कंट्री समृद्ध है, प्रॉस्पेरस है। लेकिन अगर वर्कर पार्टिसिपेशन रेट कम है तो आज भी इसका मतलब है कि वो कंट्री उतना एक तरह से प्रॉस्पेरस नहीं हो पा रहा है। हमारा देश अभी भी है यहां पर कम। इसमें जो है हम आपको एक बताएंगे, द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन इंडिया इन 2015-16 वाज 47%, 47.8%। ध्यान देना, 2015-16 में हमारा जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो था वो 47.8% था। It means one nearly 47% aged 15 years above are employed as the worker for every 100 person. The worker population ratio in rural sector was nearly, ग्रामीण क्षेत्र में 50.4% है, जबकि शहर में आपका 41.4% है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि गांव में ज्यादातर जो, अगर हम इसको डेमोग्राफिक कंडीशन में बात करें तो गांव में लेडीज भी ज्यादा से ज्यादा वर्कर उसमें काम करती हैं। शहर में लेडीज का जो है इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन जो वर्कर रेशियो है वो कम है। उसके पीछे कारण क्या है कि गांव में जो पुरुष होता है वो एक वेल स्टेब्लिश ज्यादातर होते हैं, तो वहां पर औरतें काम नहीं पसंद करती हैं। अदर एक्टिविटीज में हमारा ज्यादा उनका वो रहता है, ठीक है ना। इसमें एक मेन फीचर आप जो बताएंगे, मेन फीचर ऑफ द जो है पॉपुलेशन रेशियो का इंडिया का, उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन इंडिया इज लो इन कंपेरिजन टू द डेवलप्ड कंट्री। ध्यान देना, दैट्स व्हाई स्टिल वी आर लैगिंग बिहाइंड द डेवलप्ड कंट्री इन द, क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। डेवलप्ड कंट्री आर फार अहेड इन कंपेरिजन टू दिस, ठीक है ना। रेशियो ऑन अमाउंट ऑफ द हायर डिपेंडेंट, यहां के लोग डिपेंडेंट अपने एक आदमी जैसे कमा रहा है 4 उसके साथ है, तो डिपेंडेंट की संख्या ज्यादा है, ठीक है ना, ये है। और उसमें एक जो फीमेल पार्टिसिपेशन आज भी कम है, जबकि डेवलप कंट्री में इकोनॉमिक जो फीमेल का जो पॉपुलेशन है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में ज्यादा एंगेज रहता है इंडिया की अपेक्षा। सेकेंड है, पार्टिसिपेशन इन रूरल एरिया इज हायर देन द अर्बन एरिया। Lack of educational facility, opportunity in rural area forces people to join the family work। क्योंकि वहां पर आमदनी कम है, इसलिए औरतें भी, बच्चे भी लग जाते हैं काम में, जबकि बच्चों को नहीं लगना चाहिए, इलीगल है। फीमेल पार्टिसिपेशन रेट इज मच स्मॉलर देन द मेल पार्टिसिपेशन रेट। दिस इज द reflective of the low social status of women in the Indian society। This is a very critical point। आज भी हमारे यहाँ बच्चियों को शिक्षा देने पर, उनके आर्थिक क्रियाओं पर एक अघोषित प्रतिबंध लगा रहता है। शहर में ये ज्यादा, शहर में एक थोड़ा सा तो स्थिति है, गांव में औरतें बाहर तो नहीं लेकिन एक कंट्रीब्यूशन करती हैं, लेकिन आज भी कुछ इस तरह सामाजिक हमारी व्यवस्था है जिसमें आज भी जो है औरतें जो है इस टाइप के उसमें नहीं लग रहती हैं। चौथा है, फीमेल पार्टिसिपेशन इन रेट in rural area is higher than the female participation rate in urban area. It is because of the poverty that the women in rural area are forced to seek employment due to the less income। अब एक बात करेंगे कि किस तरीके के जो वर्कर होते हैं। वर्कर, मैंने बोला कि वर्कर
कौन होते हैं? श्रमिक। श्रमिक का मतलब सिर्फ फिजिकल नहीं, जो उससे भी काम करते हैं, जो स्किल्ड होते हैं, सब लोग, हम आप सब श्रमिक हैं जो काम करता है। डिस्टिंग्विश्ड आईएएस अफसर इज ऑल्सो द लेबर। लेबर को अगर हम इसको बात करते हैं, इसको थोड़ा सा यहां पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड हायर्ड। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड हायर्ड लेबर, हायर्ड वर्कर। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आप खुद एक दुकानदार जब दुकान या फैक्ट्री मालिक की दुकान करता है तो वहां पर जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खुद का। यहां पर ध्यान दीजिएगा, पीपुल वो ऑपरेट देयर ओन फॉर्म एंड नॉन फॉर्म इंटरप्राइजेज या इंगेज इन द इंडिपेंडेंटली इन प्रोफेशन। एक दुकानदार, एक डॉक्टर, ये सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है जो अपनी स्किल पर काम करते हैं, ठीक है। और हायर्ड वर्कर जो कहीं से सैलरी पाते हैं। क्लियर बात? हायर्ड वर्कर को अगर हम ले दें तो उसमें भी एक रेगुलर वेजेस है एम्प्लॉय और एक कैजुअल। रेगुलर वेजेस मतलब जो रेगुलर आ रहा है, महीने का तनख्वाह होता है। कैजुअल का मतलब होता है जब हमको जरूरत होगा तब हम आपको उसको कॉल करेंगे। यहां पर जो हम आपको बात करना चाहेंगे, एक पॉइंट आज की क्लास में, वो ये है कि आपका जैसे अनएम्प्लॉयमेंट में बात किया जाता है दो तीन तरीके का। जैसे एक तो एकदम अनएम्प्लॉयमेंट है, सो कोई काम नहीं है। ध्यान देना, अनएम्प्लॉयमेंट में हम उसको लेंगे, वी कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पीपुल इन अनएम्प्लॉयमेंट ओनली दोज पीपुल हु आर इंटरेस्टेड टू गेट द जॉब। अब एक बुजुर्ग आदमी, एक बच्चा, एक लेडी जो काम नहीं करना चाहती, चाहे वो कितने भी स्किल्ड हों, उनको अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार नहीं मानेंगे। दूसरी चीज, एक अब अनएम्प्लॉयमेंट में आइए कि हम चाहते हैं तो पूरी तरीके से उनके पास काम नहीं है। दूसरा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब कि आपके पास 4 महीना काम है, 4 महीना काम नहीं है, फिर 4 महीना काम है, फिर नहीं है। जनरली गांव में ऐसा होता है, ठीक है। एक डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इसको समझना पड़ेगा। और ये एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत है। मैंने रूरल डेवलपमेंट में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ जो एग्रीकल्चर सेक्टर, उसमें भी बताया भी था कि उनको कैसे खपाया जाए। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है जब हम, जैसे काम 2 आदमी का है लेकिन वहां 4 आदमी कर रहे हैं। जैसे एक दुकान है, 2 लोगों का, 2 भाइयों का काम है वहां पर, या खेत से 2 भाइयों का काम है, 4 लोग कर रहे हैं। तो दिखाई तो दे रहा है कि 4 लोग कर रहे हैं, चारों रोजगार हैं, लेकिन अगर क्या 2 हटा दे तो क्या वहां का जो टर्नओवर है, इनकम गिर रहा है? अगर नहीं गिर रहा तो वो देखने में तो एम्प्लॉयमेंट है लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। इसको कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कुछ नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट में ये बहुत बड़ी चीज मैंने जो बताया, जब हम एम्प्लॉयमेंट और हायर वर्कर और इसको बात कर रहे हैं, कि कभी कभी लोग दिखता है कि हर लोग एम्प्लॉयड है लेकिन वो है नहीं। और सीजनल तो मैंने बता भी दिया कि गांव में है कि गांव में गए, 4 महीना काम किए, फिर चले आए। तो ऐसे लोग शहर में आ जाते हैं, फिर शहर में रिक्शा चलाना, मजदूरी करिए, जो भी है अपना वो करते रहते हैं, और ये इस टाइप का जो फिर हो गया। तो आगे थोड़ा सा हम लेते हैं, उसके बाद सेकंड क्लास में चलेंगे कि किस केस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन वेरियस कैटेगरी क्या है, इसको लेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पर एक काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि एम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं और इसमें अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं। ये भी समझ में आ गया होगा कि गांव में कंपेरिजन टू द रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज, रूरल सेक्टर में लोग ज्यादा हैं, लेकिन कम लोग भागीदारी होते भी अर्बन सेक्टर का। जो इनकम कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, अर्बन सेक्टर का ज्यादा है। कैसे, क्यों, इस पर हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पढ़िएगा, और ठीक है, जो क्वेश्चन होगा क्लास से पूछिएगा। तब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय।